अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। आज हम एलिमेंट 3 की एक बहुत अहम वीडियो देख रहे हैं जिसका उन्वान है रिस्क असेसमेंट पार्ट 1। ये वीडियो 3.4 है और इसमें हम रिस्क असेसमेंट की बुनियादी बातें समझेंगे, खास तौर पर की टर्म्स, रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट का मकसद। रिस्क असेसमेंट नेबोश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एग्जाम में इस पर बहुत सवालात आते हैं और प्रैक्टिकली भी आप जहां भी हेल्थ एंड सेफ्टी का काम करेंगे रिस्क असेसमेंट जरूर करना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 5 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप 4 की टर्म्स समझेंगे: हजार्ड, रिस्क, रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट। ये टर्म्स पूरे कोर्स में इस्तेमाल होती हैं और एग्जाम में उनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। दूसरी चीज, आप हैजर्ड्स की 5 कैटेगरीज जानेंगे: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल। तीसरी चीज, आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिस्क का फर्क समझेंगे। चौथी चीज, आप समझेंगे कि रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। और पांचवें चीज, आप जानेंगे कि रिस्क असेसमेंट का मकसद क्या है और सूटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट का क्या मतलब है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट और वल्नरेबल वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि की टर्म्स क्यों अहम हैं। ये टर्म्स रिस्क मैनेजमेंट की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे घर बनाने के लिए एंटे चाहिए, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट समझने के लिए ये टर्म्स समझना जरूरी है। नेबोश एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन टर्म्स को प्रिसाइसली इस्तेमाल करें। अगर आपने गलत टर्म इस्तेमाल किया तो मार्क्स कट जाएंगे। एक कॉमन कंफ्यूजन है जो बहुत से लोगों को होती है, वो हजार्ड और रिस्क को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ हैं। आज हम 4 की टर्म्स कवर करेंगे। हजार्ड जिसका मतलब है कोई चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है। रिस्क जिसका मतलब है नुकसान होने का अमकान और शिद्दत। रिस्क प्रोफाइलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर रिस्क का जायजा है। और रिस्क असेसमेंट जो फॉर्मल प्रोसेस है हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करने और कंट्रोल करने का। आइए पहले हैजर्ड की डेफिनेशन समझते हैं। हैजर्ड की तारीफ है समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कोई भी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की सलाहियत हो। अब एक बहुत अहम बात समझें, हजार्ड वो समथिंग है जो हार्म करती है। हजार्ड वो फेलियर नहीं है जो कंट्रोल्स में हुई। एक मिसाल से समझते हैं। एक ऑफिस वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगती है, इक्विपमेंट की कॉर्ड डैमेज थी। अब सवाल ये है कि हजार्ड क्या है। बहुत से लोग कहेंगे कि डैमेज्ड कॉर्ड हजार्ड है, लेकिन ये गलत है। हजार्ड इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ने हार्म किया। डैमेज्ड कॉर्ड तो कंट्रोल्स में फेलियर थी। अगर कॉर्ड डैमेज ना होती तब भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती, बस वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड होती। तो हजार्ड हमेशा वही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर कोई वेट फ्लोर पर गिर जाए तो हैजर्ड वेट सरफेस है, मिसिंग वार्निंग साइन नहीं। हैजर्ड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन नेबोश एग्जाम में जरूर आती है। पहली कैटेगरी है फिजिकल हैजर्ड्स। ये वो चीजें हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हार्म करती हैं, मिसलन इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एट हाइट, रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइज, हीट, मूविंग मशीनरी, व्हीकल्स। दूसरी कैटेगरी है केमिकल हजार्ड्स। ये वो चीजें हैं जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हार्म करती हैं, मसलन लीड, मर्क्यूरी, सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका, सीमेंट, डस्ट। तीसरी कैटेगरी है बायोलॉजिकल हजार्ड्स। ये जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज पैदा करते हैं, मसलन हेपाटाइटिस बी वायरस, लीजियोनेला बैक्टीरिया जो लीजियोनेयर्स डिजीज का सबब बनती है, रेबीज वायरस। चौथी कैटेगरी है अर्गोनॉमिक हैजर्ड्स। ये बॉडी पर स्ट्रेस और स्ट्रेन है जो पोस्चर और मूवमेंट की वजह से होता है, मसलन बार बार छोटे बॉक्सेस हैंडल करने से कुहनी के टेंडन्स में सोजिश। पांचवें कैटेगरी है साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। ये वो चीजें हैं जो बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को इंजर कर सकती हैं, मसलन हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखना जिससे PTSD हो सकता है। आइए कुछ मिसालों से उन कैटेगरीज को बेहतर समझते हैं। एक लॉरी साइड रोड पर चल रही है। ये फिजिकल हजार्ड है क्योंकि अगर किसी को टक्कर लगे तो फिजिकल इम्पैक्ट से इंजरी होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं,
ये केमिकल हजार्ड है क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन है और कोरोसिव बर्न्स कर सकती है। एस्बेस्टोस फाइब्रस भी केमिकल हैजर्ड है क्योंकि सांस में जाने से लंग डिजीज होती है। नीडल स्टिक इंजरी से हेपेटाइटिस बी होना बायोलॉजिकल हैजर्ड है क्योंकि वायरस बॉडी में दाखिल होकर डिजीज पैदा करता है। बार बार कीबोर्ड इस्तेमाल करना अर्गोनॉमिक हैजर्ड है क्योंकि वक्त के साथ रिस्ट और फिंगर्स पर स्ट्रेन पड़ता है। किसी फैटल एक्सीडेंट का गवाह बनना साइकोलॉजिकल हैजर्ड है क्योंकि ये ट्रॉमा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। एक बात याद रखें, कुछ हजार्ड्स एक से ज्यादा कैटेगरीज में फिट हो सकते हैं। अहम बात ये समझना है कि वो हार्म क्यों करते हैं। अब रिस्क की डेफिनेशन समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिस्क की तारीफ है the likelihood that a hazard will cause harm combined with the severity of injury, damage or loss that might foreseeably occur. सादा अल्फाज में रिस्क दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज लाइक्लीहुड यानी अमकान की हजर्ड हार्म करेगा। दूसरी चीज सेवेरिटी यानी शिद्दत के अगर हार्म हुआ तो कितना नुकसान होगा। इसका फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। ये फॉर्मूला याद रखें। रिस्क को दो तरीकों से डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्वालिटेटिव तरीका में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जैसे हाई, मीडियम, लो। ये आसान है लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी होती है। मुख्तलिफ लोग एक ही हजार्ड के रिस्क को मुख्तलिफ तरीके से रेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव तरीका में हार्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। ये ज्यादा रिगरस है लेकिन इस कोर्स में हम क्वालिटेटिव पर फोकस करेंगे। अब हम रिस्क प्रोफाइलिंग को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुख्तलिफ है। रिस्क प्रोफाइलिंग की तारीफ है ये वो प्रोसेस है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर इस्तेमाल होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेटन करने वाले तमाम रिस्क को रिकॉग्नाइज किया जा सके उनके लाइक्लीहुड और प्रोबेबल इम्पैक्ट्स के साथ। रिस्क प्रोफाइलिंग 4 चीजें कंसिडर करती है। पहला, रेंज ऑफ रिस्क्स यानी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क थ्रेटन करते हैं। दूसरा, लाइक्लीहुड यानी हर रिस्क का अमकान कितना है। तीसरा, इम्पैक्ट्स यानी अगर रिस्क हुआ तो कितना नुकसान होगा। चौथा, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स यानी मौजूदा कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का पर्पस क्या है? ये इंश्योर करती है कि रिस्क रिस्क्स आइडेंटिफाई हों, राइट प्रायोरिटीज सेट हों, राइट कंट्रोल्स लगाए जाएं और माइनर रिस्क्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट तवज्जो न दी जाए। अब सवाल ये है कि रिस्क प्रोफाइलिंग कौन करता है और क्यों? रिस्क प्रोफाइलिंग स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है। ये बोर्ड लेवल पर होनी चाहिए। इसमें डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स शामिल होते हैं और कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स भी जो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल एडवाइजर्स हो सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज डिटर्मिन करती है। ये हर चीज को इन्फॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच लीडिंग और मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है। मिसाल से समझे, एक मेटल वर्किंग कंपनी है जो वेल्डिंग करती है। इसके लिए फायर और वेल्डिंग फ्यूम्स के रिस्क रेलेवेंट है लेकिन होम विजिट्स का रिस्क रेलेवेंट नहीं। दूसरी तरफ एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। इसके लिए वर्क रिलेटेड वायलेंस और लोन वर्किंग के रिस्क रेलेवेंट है लेकिन वेल्डिंग हजार्ड्स रेलेवेंट नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क प्रोफाइल मुख्तलिफ होता है। आइए रिस्क प्रोफाइलिंग के प्रोसेस को समझते हैं। ये 5 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने वाले हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें। दूसरा स्टेप, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट्स और बिजनेस इम्पैक्ट्स आइडेंटिफाई करें। तीसरा स्टेप, हर थ्रेट को करंटली कितनी अच्छी तरह कंट्रोल किया जा रहा है ये आइडेंटिफाई करें। चौथा स्टेप, हर थ्रेट के ऑकर होने का लाइक्लीहुड आइडेंटिफाई करें। पांचवा स्टेप, हर थ्रेट की प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करें। ये 5 स्टेप्स मिलकर एक कंप्लीट रिस्क प्रोफाइल बनाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटेजी को गाइड करता है। आइए पहले 3 स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 में थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये थ्रेट्स काम की नौयत से पैदा होते हैं, मसलन वर्क एट हाइट, व्हीकल मूवमेंट्स, लिफ्टिंग ऑपरेशंस, मैनुअल हैंडलिंग, नॉइज, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वर्क रिलेटेड वायलेंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कम थ्रेट्स होंगे, कुछ में ज्यादा। कुछ के पास स्पेशल रिस्क्स भी होंगे जो उनके स्पेसिफिक काम से रिलेटेड हों, जैसे एनिमल हैंडलिंग। स्टेप 2 में इम्पैक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं।
दो तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी। इम्पैक्ट जैसे फॉल फ्रॉम हाइट से फेटालिटी हो सकती है या मैनुअल हैंडलिंग इंजरी से ओवर 7 डे रिपोर्टेबल इंजरी। दोनों का स्केल मुख्तलिफ है। बिजनेस इम्पैक्ट भी है जो फिजिकल इफेक्ट से आगे देखता है। मसलन फेटालिटी की सूरत में अथॉरिटीज की इन्वेस्टिगेशन, मैसिव डिसरप्शन, डैमेजिंग पब्लिसिटी, वर्कर मोराल का कोलैप्स। ये इम्पैक्ट्स हफ्तों, महीनों, कभी सालों तक कंटिन्यू रह सकते हैं। स्टेप 3 में एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स चेक करने हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में पहले से कंट्रोल्स मौजूद होते हैं, उनको कंसिडर करना जरूरी है ताकि जो थ्रेट्स ऑलरेडी वेल कंट्रोल्ड हैं, उन पर डिस्प्रपोर्शनेट अटेंशन न दी जाए। अब स्टेप 4 और स्टेप 5 समझते हैं। स्टेप 4 में लाइक्लीहुड आइडेंटिफाई करना है। एक तरीका ये है कि टाइम स्केल के बारे में सोचें। कंट्रोल्स को कंसीडर करते हुए ये थ्रेट कितने अरसे में पेश आ सकता है। मिसाल देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारा वर्क एट हाइट करती है लेकिन कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो फॉल फ्रॉम हाइट शायद 1 से 5 साल में हो सकता है। ये लो लाइक्लीहुड है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैनुअल हैंडलिंग करती है लेकिन कंट्रोल्स अच्छे नहीं, तो मैनुअल हैंडलिंग इंजरी शायद दिनों या हफ्तों में हो सकती है। ये हाई लाइक्लीहुड है। स्टेप 5 में प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करनी है। तमाम थ्रेड्स को इम्पोर्टेंस के लिहाज से ऑर्डर करना है। जमा की गई सारी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। जो थ्रेड्स ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स रखते हैं लेकिन करंटली वेल कंट्रोल्ड नहीं है, वो हाई प्रायोरिटी होंगे, और जो थ्रेड्स लो इम्पैक्ट रखते हैं या ऑलरेडी वेल कंट्रोल्ड हैं, वो लोअर प्रायोरिटी होंगे। अब हम रिस्क असेसमेंट को समझते हैं। रिस्क असेसमेंट की तारीफ है। ये फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो वर्क एक्टिविटीज और लोकेशन से एसोसिएटेड हों। फिर रिस्क इवैल्यूएट किया जाता है और फिर इस रिस्क को या तो एलिमिनेट किया जाता है या एक्सेप्टेबल लेवल तक कंट्रोल किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने। रिस्क असेसमेंट वो चीज है जो लोग ऑटोमेटिकली हर वक्त करते हैं। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। जब आप कार ड्राइव करते हैं, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। जब आप केटल बॉईल करते हैं, आप रिस्क असेसमेंट करते हैं। लेकिन ये नेचुरली बहुत जल्दी और बगैर कॉन्शियस थॉट के होता है। जो लोग इसमें अच्छे नहीं होते, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। वर्कप्लेस रिस्क असेसमेंट इसी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की एक्सटेंशन है जो फॉर्मलाइज्ड हो गई है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरे हों। ये डॉक्यूमेंटेड है, सिस्टमैटिक है और रिकॉर्डेड है। रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या है? पहली बात, ये अक्सर लीगल रिक्वायरमेंट है। ज्यादातर ममालिक में एम्प्लॉयर्स पर स्टैट्यूटोरी ड्यूटी है कि वो रिस्क असेसमेंट्स करें। दूसरी बात, इसका मेन ऑब्जेक्टिव हार्म प्रिवेंट करना है, एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ को रोकना। तीसरी बात, ये बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए भी है। कॉस्ट से बचना, एनफोर्समेंट एक्शन से बचना, प्रोसिक्यूशन से बचना। रिस्क असेसमेंट्स दो तरह की होती हैं। जनरल रिस्क असेसमेंट जो वर्कप्लेस के तमाम हजार्ड्स कवर करती है, ये हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट जो सिर्फ एक हैजर्ड टाइप पर फोकस करती है, ये स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की वजह से रिक्वायर्ड होती है। यूके में स्पेसिफिक असेसमेंट्स की मिसालें कुछ रेगुलेशंस के तहत हजार्डस सब्सटेंसेस असेसमेंट, फायर सेफ्टी ऑर्डर के तहत फायर रिस्क असेसमेंट, नॉइज एट वर्क रेगुलेशंस के तहत नॉइज असेसमेंट, डीएससी रेगुलेशंस के तहत डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट वर्कस्टेशन असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम ये है टू एंश्योर hazards are eliminated और risks minimized by the correct application of relevant standards। यानी hazards eliminate हों या risks minimize हों सही standards अप्लाई करके। अब objectives देखें। 4 objectives हैं और ये सब element 1 से कनेक्ट होते हैं। पहला objective डेथ और पर्सनल इंजरी प्रिवेंट करना, ये मोरल आर्ग्यूमेंट से कनेक्टेड है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दूसरी किस्म के लॉस इंसिडेंट्स प्रिवेंट करना, ये फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट से कनेक्टेड है। तीसरा ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूट लॉ की ब्रीचेस प्रिवेंट करना जो एनफोर्समेंट एक्शन या प्रोसिक्यूशन का सबब बन सकती हैं, ये लीगल आर्ग्यूमेंट से कनेक्टेड है। चौथा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रिवेंट करना जो एक्सीडेंट्स के बाद होते हैं, ये भी फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट से कनेक्टेड है। देखें कैसे सब कुछ एलिमेंट एक से जुड़ा हुआ है। मोरल, लीगल, फाइनेंशियल तीनों आर्ग्यूमेंट्स रिस्क असेसमेंट के जरिए एड्रेस होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज समझते हैं,
सूटेबल एंड सफिशिएंट। रिस्क असेसमेंट सूटेबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? सूटेबल का मतलब है कि असेसमेंट वर्क प्लेस और हैजार्ड्स के लिए अप्रोप्रिएट हो, जो हैजार्ड्स हैं उनको कवर करे। सफिशिएंट का मतलब है कि असेसमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए काफी हो। आउटकम क्या होना चाहिए? फॉरसीएबल इंजरीज और इल हेल्थ प्रिवेंट होनी चाहिए। अब एक की प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी। असेसमेंट रिस्क के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी जितना रिस्क है इतनी ही डिटेल्ड असेसमेंट होनी चाहिए। आइए प्रोपोर्शनेट असेसमेंट को मिसालों से समझते हैं। लो रिस्क वर्क प्लेस लें, जैसे एक रिटेल शॉप। इसमें हैजार्ड्स कम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रिडिक्टेबल है। असेसर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, जैसे मैनेजर। रेफरेंस मटेरियल बेसिक गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हो सकता है और टाइम कुछ घंटे लग सकता है। हाई रिस्क वर्क प्लेस लें, जैसे एक केमिकल वर्क्स। इसमें हैजार्ड्स बहुत हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, टेक्निकल हैं। एसेसर पीएचडी केमिस्ट जैसे कॉम्पिटेंट पर्सन्स होने चाहिए। रेफरेंस मटेरियल डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल मटेरियल होना चाहिए और टाइम कई हफ्ते लग सकते हैं। तो की पॉइंट ये है, सिंपल वर्क प्लेस के लिए सिंपल असेसमेंट काफी है। कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस को कॉम्प्लेक्स असेसमेंट चाहिए। ना तो सिंपल वर्क प्लेस के लिए अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स असेसमेंट करें, न कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस के लिए सिंपल असेसमेंट करें। दोनों गलत हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट में क्या फर्क है? लेवल का फर्क देखें। रिस्क प्रोफाइलिंग स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है, बोर्ड लेवल पर। रिस्क असेसमेंट ऑपरेशनल लेवल पर होती है, वर्क प्लेस लेवल पर। स्कोप का फर्क देखें। रिस्क प्रोफाइलिंग होल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करती है, रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिक एक्टिविटी या एरिया को कवर करती है। पर्पस का फर्क देखें। रिस्क प्रोफाइलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करती है। रिस्क असेसमेंट स्पेसिफिक रिस्क के लिए हैजार्ड्स आइडेंटिफाई और कंट्रोल मेजर्स तजवीज करती है। हु का फर्क देखें। रिस्क प्रोफाइलिंग डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स और एचएनएस एडवाइजर्स करते हैं। रिस्क असेसमेंट कॉम्पिटेंट पर्सन्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स करते हैं। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग रिस्क असेसमेंट प्रायोरिटीज को इन्फॉर्म करती है और रिस्क असेसमेंट्स रिस्क प्रोफाइल के लिए डिटेल प्रोवाइड करती हैं। आइए अब इस वीडियो का खुलासा करते हैं। हैजर्ड वो चीज है जिसमें हार्म की पोटेंशियल हो। हैजर्ड्स की 5 टाइप्स हैं: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ergonomic, साइकोलॉजिकल। रिस्क इक्वल्स लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी। रिस्क प्रोफाइलिंग स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करती है। रिस्क प्रोफाइलिंग के 5 स्टेप्स हैं: थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें, इम्पैक्ट्स आइडेंटिफाई करें, कंट्रोल्स चेक करें, लाइक्लीहुड आइडेंटिफाई करें, प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करें। रिस्क असेसमेंट फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है जो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करती है और रिस्क्स कंट्रोल करती है। पर्पस है डेथ, इंजरी, लॉस, लीगल ब्रीचेस, कॉस्ट प्रिवेंट करना। सूटेबल एंड सफिशिएंट का मतलब है वर्क प्लेस के रिस्क्स के प्रोपोर्शनेट होना। जनरल असेसमेंट सब हैजर्ड्स कवर करती है। स्पेसिफिक असेसमेंट एक हैजार्ड टाइप पर फोकस करती है। आखिर में 5 की टेकअवेज याद रखें। पहला, हैजार्ड वो समथिंग है जो हार्म करती है। ये कंट्रोल्स की फेलियर नहीं है, ये डिस्टिंक्शन याद रखें। दूसरा, रिस्क इक्वल्स लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी, ये फॉर्मूला याद रखें। तीसरा, रिस्क प्रोफाइलिंग स्ट्रेटेजिक है जबकि रिस्क असेसमेंट ऑपरेशनल है। दोनों मुख्तलिफ लेवल्स पर काम करते हैं। चौथा, रिस्क असेसमेंट अक्सर लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉ कहता है कि करनी पड़ेगी। पांचवा, असेसमेंट प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। सिंपल वर्क प्लेस सिंपल असेसमेंट, कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस कॉम्प्लेक्स असेसमेंट। अगली वीडियो में हम रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स डिटेल में समझेंगे और स्पेशल केसेस यानी वल्नरेबल वर्कर्स के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।